फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत एक अच्छे न्यूज़ से करते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। एंड विथ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस द नेट लॉस रिड्यूस फ्रॉम 1120 करोड़ टू 888 करोड़, यानी कि 20.79% का रिडक्शन हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 21 ओवर टू फाइनेंशियल ईयर 20, and from 1529 crore to 1349 crore in quarter 4 21 during on YOY basis, that is the 11.7%. और सबसे अच्छी बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज फ्रॉम 4344 crore from to 4630 crore, that is the growth of 6.58%. इसके अलावा NPA रिड्यूस हुआ है 7.63% से 5.77% और प्रोविजन कवरेज रेशियो इम्प्रूव्ड हुआ है और फ्रॉम 77.29 टू 82.54%. यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि जिस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हुआ है 6.85% का, उसके हिसाब से इनके एम्प्लॉइज़ को 5 डेज का PLI परफॉर्मेंस लिंक्ड इसकी इंसेंटिव जो है उसको इस रिजल्ट के आधार पे 5 डेज की सैलरी एज ए PLI मिलेगा। और इसका अनाउंसमेंट अभी बैंक ने नहीं किया है, लेकिन बैंक द्वारा शीघ्र ही किया जाएगा। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए कि विजय माल्या जो पंजाब नेशनल बैंक तथा अन्य बैंकों के पैसा लेकर लगभग 9600 करोड़ का जो पैसा लेकर वो भाग गए थे, यानी कि जो लोन रिपे नहीं किए थे, उसमें अब ये उम्मीद बंधी है कि उसमें पैसा आने की संभावना बन रही है। कारण ये है कि जो उनकी प्रॉपर्टी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के पास मौजूद थी, उसको कोर्ट ने आदेश दिया कि जितने कुछ प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट्स के जो प्रॉपर्टी हैं उसको रिलीज़ किया जाए। जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन के अंतर्गत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास था, उसे कोर्ट ने कहा है कि उसको रिलीज़ किया जाए ताकि बैंकर इसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकें। इसकी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब नेशनल बैंक के MD श्री SS मल्लिकार्जुन ने बताया। उन्होंने बताया कि अब लीड बैंक यानी कंसोर्टियम के लीड बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5646 करोड़ रुपए का रिकवरी के लिए अब उनकी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट जो कोर्ट ने रिलीज किया है उसको बेचेंगे और उससे पैसा रिकवर होगा। आपको बता दें कि इसमें जो मूल 6900 करोड़ का रुपीस का जो लोन है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक है, यानी कंसोर्टियम का लीड है और उसका शेयर 1600 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक 800 करोड़ रुपए, IDBI 800 करोड़ रुपया, बैंक ऑफ बड़ौदा 550 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 650 करोड़ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 410 करोड़। अगर ये सारे पैसे रिकवर होते हैं तो उन्होंने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक का रिकवरी होने से उसकी स्थिति और अच्छी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, ना कि केवल पंजाब नेशनल बैंक बल्कि ये जो कंसोर्टियम में जितने भी बैंक इसमें हैं उन सबकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। और नेचुरल सी है कि अगर ये विजय माल्या का पैसा रिकवर होता है और आने वाले दिनों में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का पैसा रिकवर होता है तो बैंकों की स्थिति, हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकों की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन जब से प्राइवेटाइजेशन की बात आई है तब से मीडिया कोई ना कोई सनसनीखेज बातें डिक्लेयर करता है, जिससे कि हमारे बैंकर साथियों में कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन, एक भ्रम क्रिएट होता है। आपको बता दें साथियों, अभी आपने सुना होगा कि अब एक नई ताज़ी खबर, पहले तो केवल 6 बैंकों में 4 बैंकों का नाम इनलिस्ट किया गया था मीडिया के द्वारा, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और अब कल की न्यूज और आज के कुछ मैगजीन्स में ये न्यूज आ रही है कि अब ये
इन्होंने डिक्लेयर किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया की माने और एक आध और आर्टिकल मैगजीन्स में हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 बैंक जो नीति आयोग ने रिकमेंड करके भेजा है उसमें वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को प्राइवेटाइज करने के साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया में भी अपना कुछ शेयर स्टेक सेल करेगी। अभी ऑथेंटिकेटेड कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन मीडिया की और इकोनॉमिक मैगजीन्स के हिसाब से ये खबर आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो इनका पब्लिक शेयर का जो हिस्सेदारी है वो लगभग 44,000 करोड़ का बनता है। अगर इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक बिकता है तो इसमें इनके हिस्सेदारी 44,000 करोड़ रुपए की होती है मार्केट कैप, और उसमें इंडियन ओवरसीज बैंक का 31,000 करोड़ की है। फ्रेंड्स, क्या होता है अभी ये डिक्लेयर नहीं है, लेकिन इस कन्फ्यूजन से हम बैंकर्स में एक कन्फ्यूजन होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक ऑफ इंडिया में 95.8% शेयर है गवर्नमेंट का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 92.5% है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 92.4% है और बैंक ऑफ इंडिया में 89.1% है। अगर ये माने कि फिलहाल ये तय नहीं है कि क्या सरकार बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी दोनों में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। केयर के एनालिसिस के मुताबिक अगर सरकार दोनों बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51% पर ले आती है तो उसके खजाने में 12,800 करोड़ रुपए आएंगे। अगर सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51% पर ले आती है तो दोनों से लगभग 6400 करोड़ रुपए मिलेंगे। आईओबी में सरकार की हिस्सेदारी 95.8% है। फ्रेंड्स, केयर रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने कहा कि आईओबी के पास सबसे ज़्यादा इक्विटी कैपिटल है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट प्राइस दूसरे सरकारी बैंकों से ज़्यादा है। अगर सरकार दोनों बैंकों के मैनेजमेंट अपने हाथों में रखते हुए हिस्सेदारी मौजूदा कीमतों पर बेचकर 51% पर ले आती है तो लोग उसको लगभग 12,800 करोड़ रुपए मिलेंगे। उनका कहना है कि अगर सरकार दोनों में अपनी हिस्सेदारी मौजूदा भाव पर बेचती है तो लगभग उसे 28,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। आपको यहाँ बता दें कि लेकिन इन सब के बीच में कि ये प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, किन बैंकों का होगा, खासकर से वो 6 बैंक जो मर्जर में नहीं आए हैं, उनके एम्प्लॉइज, उनके कस्टमर इस दुविधा में पड़े हैं कि हम अपना फिक्स डिपॉजिट कहाँ रखें। कस्टमर परेशान है और आपका एम्प्लॉइज भ्रम की स्थिति में पैदा हुआ है कि हम क्या करें, हमारा प्राइवेटाइजेशन होगा, अगला हमें क्या होगा। पेंशनर्स चिंता में हैं कि हमारे पेंशन का क्या होगा, क्या हमें रेगुलर पेंशन मिलेगा प्राइवेटाइजेशन के बाद, नहीं होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों, आने वाले दिनों में जानते हैं सत्ता में आने वाले राजनीतिक दल सरकारी बैंकों को निजी बनाने से बचते हैं, क्योंकि इससे लाखों कर्मचारी की नौकरियों पर भी खतरा रहता है। हालांकि मौजूदा सरकार पहले ही कह चुकी है कि बैंकों का मर्ज करने या प्राइवेटाइजेशन की स्थिति में कर्मचारियों को नौकरी नहीं जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया के पास 50,000 कर्मचारी हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 33,000 कर्मचारी हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13,000 कर्मचारी हैं और इंडियन ओवरसीज बैंक में 26,000 कर्मचारी हैं। और आपको बता दें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में बना था, जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात इसकी नहीं है, 2 बातें मुख्य हैं। सरकार अपना स्टेक कम करके अगर क्या बोलता है मैनेजमेंट कंट्रोल अपने पास रखती है, यानी कि बैंकों को फुल्ली प्राइवेटाइज मत करे, तब तो एक बात समझ में आती है। अदरवाइज अगर वो पूरी की पूरी बैंक को बेच के किसी और प्राइवेट सेक्टर के पास चली जाएगी तो इससे हमारे एम्प्लॉय साथियों को भी नुकसान होगा और इससे हमारे कस्टमर का भी नुकसान होगा। आपको बता दें कि अभी लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर हुआ है, यानी टेक ओवर हुआ है। उसमें जिस दिन मर्जर हुआ सेम डे बड़े उच्च अधिकारियों को एक्सपेल कर दिया गया है और जिन कर्मचारियों की 28 साल की सर्विस है उन्हें बीआरएस ऑप्ट करने का एक ऑप्शन दिया गया है। कल बैंक प्राइवेटाइज होता है तो
क्या एम्प्लॉइज़ का होगा, ये गवर्नमेंट इस बात का कोई फर्म डिसीजन नहीं ले पाएगी, क्योंकि जब मैनेजमेंट कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा तो नेचुरली वो अपने हिसाब से करेगा। अभी भी गवर्नमेंट को सुझाव है कि अपना स्टेक कम करें, मैनेजमेंट कंट्रोल अपने पास रखे, ना कि पूरा का पूरा बैंक प्राइवेटाइज करें। लेकिन समझ में नहीं आता है कि हमारे यूपीयू के नेता 3 जून से ये बातें आ रही हैं कि नीति आयोग ने बैंकों का नाम रिकमेंड कर दिया है, इंश्योरेंस कंपनी का नाम रिकमेंड कर दिया है, लेकिन यूपीयू के नेताओं का कोई स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है। क्या ये मान लिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते? क्या ये मान लिया गया है कि हमारा फेल्योर है? क्या ये मान लिए है कि यूनियन के हाथ से बात निकल चुकी है? फ्रेंड्स, हमारे कर्मचारीगण और कुछ इसमें ट्विटर पे ट्रेंड चलते हैं करते हैं, लेकिन क्या ट्विटर पे ट्रेंड करने से या ट्विटर पे ट्वीट करने से क्या गवर्नमेंट के अपने विचार में कोई बदलाव आएगा? शायद नहीं। इसलिए यूपीयू के लीडर्स को सुझाव देना चाहिए कि गवर्नमेंट अपना स्टेक कम करे, लेकिन अपना मैनेजमेंट कंट्रोल अपने हाथ में रखे। फ्रेंड्स, जब तक ऐसा नहीं होगा और बैंक अगर प्राइवेटाइज होते हैं तो कस्टमर के साथ साथ एम्प्लॉइज भी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए और थैंक यू।